गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करें आज की क्लास। कल बच्चों हमने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था। टॉपिक्स तो और भी पढ़े थे, लेकिन फिलहाल यहीं से बताता हूँ आपको। और एनएसएसओ किसको डिफाइन करता है? अनएम्प्लॉयमेंट को। और वो बताता है कि एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिला। ये है अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट हमें दो पार्ट में पढ़ाया जा रहा है। पहला रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल के भी फिर आगे दो पार्ट होते हैं। जो सबसे ज्यादा रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो दो तरीके के ही होते हैं। फर्स्ट वन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सेकंड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और बच्चों हम रूरल के अंदर डिसगाइज्ड पढ़ चुके थे। डिसगाइज्ड का दूसरा नाम होता है हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे देखने में एक्चुअल में तो लग रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन कोई एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है, बिकॉज उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्टिविटी। हाँ, जो उसके आने से या ना आने से ऐसा कोई फर्क नहीं रहता। आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा तो भी आउटपुट कम नहीं होगा। ठीक है ना। फिर इसके रीजन भी देखे थे बच्चों हमने। रीजन क्या थे? तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रूरल एरिया में रहता है, एक बात। दूसरा, जो पर पर्सन होल्डिंग साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है एज द फैमिली ग्रोज। एंड द लास्ट वन इज आउटसाइड एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। दैट्स व्हाई भी क्या होता है बच्चों, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बात समझ में आती है आपको? आगे चल सकते
हाँ जी बच्चों, अब हमें पढ़ना है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या पढ़ना है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक वो सिचुएशन होती है जो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या होती है, अराइज होती है। एज द नेम सजेस्टेड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई भी चीज का मार्केट में सीजन होता है, क्या होता है, उस टाइम पे तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, अगर किसी में प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। लेकिन कोई एक ऐसा सीजन भी आता है कि जब काम नहीं मिलता। माने जब काम नहीं मिलता होगा तो उस केस में उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं होती होगी। अभी तो होता होगा, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं है। खासकर हम यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड नहीं है। तो अब मार्केट में क्या राइज होगा, चीजों का तो सीजन नहीं है, लेकिन उस टाइम पे होगा क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल डेवलपमेंट में भी हम पढ़ के आए हैं बच्चों कि जो विंटर क्रॉप्स होती है उस दौरान बहुत कम क्या रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रहता, सॉरी एम्प्लॉयमेंट रहता है। क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट। क्या रहता है उस टाइम पे, बहुत कम क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट। दूसरे शब्दों में बोलूं तो क्या बोलूं इसको, कि विंटर क्रॉप्स के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहता है, बिकॉज उस टाइम पे जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती जितनी समर क्रॉप्स में होती है। तो ओवरऑल 12 महीने के टाइम पीरियड में कोई तो एक टाइम आता है जहां पे जॉब, जिस टाइम पे जॉब अवेलेबल नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलो देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट अ सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर। वो अनएम्प्लॉयमेंट जो पूरे ईयर के एक सर्टेन सीजन में होता है, सर्टेन सीजन में होता है, इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इन एग्रीकल्चर वर्क इज सीजनल। सारे बच्चों को पता है कि एग्रीकल्चर में जो वर्क होता है वो कैसा होता है, सीजनल होता है। क्यों होता है सीजनल, अरे अभी तो बताया, विंटर क्रॉप्स होती है और समर क्रॉप्स होती है। समर में काम मिलता है, विंटर में इतना काम नहीं मिलता। तो कह रहे हैं एग्रीकल्चर में काम सीजनल होता है एंड देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। वो कह रहे हैं कि विलेजेस में क्या नहीं होता है, पूरे साल दर साल क्या नहीं मिलता, लोगों को काम नहीं मिलता। सो व्हेन देयर इज नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, जब हमारे पास फार्म्स पे, अपनी लैंड पे कोई काम करने के लिए नहीं होता, पीपल गो टू अर्बन एरियाज एंड लुक फॉर जॉब्स। तो लोग क्या करते हैं, लोग अर्बन एरिया की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं ऐसे बता सकता हूँ बच्चों, अभी फरवरी खत्म होने वाला है और मार्च और अप्रैल में गेहूं की हार्वेस्टिंग चालू होगी। मार्च के लास्ट में और अप्रैल की स्टार्टिंग में गेहूं की हार्वेस्टिंग चालू होगी। तो उस टाइम पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी गांव वगैरह में, तो सारे लोग उधर चले जाएंगे। और जो लोग अर्बन एरिया में काम भी कर रहे थे ना, कहां से आकर के, रूरल से, वो भी चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो सीजन खत्म होगा, ठीक है ना, और वापस से नेक्स्ट साइकिल चालू होगा विंटर क्रॉप्स का, तो गांव वगैरह में इतनी अपॉर्चुनिटीज रहती नहीं है, वो वापस से कहां पे आते हैं, अर्बन एरिया में आते हैं। क्या करने के लिए, जॉब को सर्च करने के लिए, ठीक है ना, और अपनी जीविका को चलाने के लिए। तो यही बोला वो, कि जब कोई काम नहीं होता गांव में तो अर्बन एरिया में लोग आते हैं और जॉब की तलाश करते हैं। दे कम बैक टू देयर होम विलेजेस एज सुन एज द रेनी सीजन बिगिन। जैसे ही रेनी सीजन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने गांव में जाना चालू कर देंगे। द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये कह रहे हैं कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। कोई बता सकता है मेरे को ऐसा क्यों? अभी तक तो जो पढ़ा था वो फालतू चीजें थी, कोई भी बता सकता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जो पूरे साल के किसी एक सीजन में होता है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन ये कह रहा है कि जो पीरियड होता है ना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, ये स्टेट टू स्टेट क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ऐसे कैसे? हाँ हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग क्लाइमेट होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग स्टेट में जो मिट्टी की कंडीशनिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो एक टाइम पे सभी के सभी स्टेट्स में एक जैसी क्रॉप नहीं ग्रो की जाती, अलग अलग क्या की जाती है, ग्रो की जाती है।
एनवायरनमेंट क्या रहता है, चेंज रहता है, वेदर क्या रहता है, चेंज रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे तो गेहूं की फसल अब अगले महीने से तैयार होनी चालू हो जाएगी और अप्रैल तक तो मतलब वो सब क्या हो जाएगी, हार्वेस्ट हो चुकी होगी। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, हरियाणा में ऐसा नहीं है। जब हमारे यहाँ पे खत्म हो चुकी होगी सब पूरी क्या हो चुकी होगी, हार्वेस्टिंग हो चुकी होगी, उधर क्या होती है, चालू होती है। फर्क किसका है, मौसम का। तो आप मुझे बताओ क्या जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वो हर एक स्टेट में एक ही टाइम पे आएगा? नहीं, अलग अलग टाइम पे आएगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी क्रॉप के लिए कोई पर्टिकुलर सीजन सूट करता है, कोई पर्टिकुलर सीजन सूट करता है, और वो सीजन जो है उसका वो किसी और टाइम पे आ सकता है दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में। दैट्स वाई वो बोल रहा है कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसका जो पीरियड होता है वो स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड्स ऑफ फार्मिंग। ये किसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके मेथड ऑफ फार्मिंग क्या है। ठीक है ना, माने अगर आप बहुत ज्यादा, कोई स्टेट बहुत ज्यादा मानसून के ऊपर डिपेंड रहता है तो उसको उसी टाइम पे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस स्टेट में जनरेट होगी, बाकी टाइम में नहीं होगी। लेकिन जो स्टेट बहुत ज्यादा मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनके पास अपनी फैसिलिटीज है, इरिगेशन फैसिलिटीज उन्होंने मेंटेन करके रखी है, तो उस केस में जो मानसून है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो वो कह रहे हैं कि मेथड ऑफ फार्मिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, द कंडीशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, द टाइप एंड द टाइप एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एक्सेट्रा। किस टाइप की हम क्रॉप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और कितनी क्रॉप क्या करते हैं, हम ग्रो करते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों, कई बार के ज्यादातर बार जितना मेरे को पता है कि जो दो मेन क्रॉप होती है जो साल में हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स लोग, है ना। तो उन दो क्रॉप के बीच में मीन टाइम में मतलब जैसे 15-20 दिन का मान लिया समय रह गया, तो कोई जो प्रॉपर कोई ग्रो जो प्रॉपर क्रॉप है वो तो हम ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होगी, है ना, जिसकी हार्वेस्टिंग हम 15 से 20 दिन के अंदर ही कर देते हैं। तो कुछ लोग क्या भी कर देते हैं, वो दो मेन क्रॉप के बीच में वो क्या कर देते हैं, वो ग्रो कर लेते हैं, वो क्रॉप जो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होती है। मान लिया किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा होता है, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, तो वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, वो ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज वो तो रेगुलर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेन क्रॉप से ग्रो कर रहे हैं, बीच में एक क्रॉप और क्या कर लेते हैं, वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप भी क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। लेकिन किसी एक स्टेट में लेट सपोज वो दो मेन क्रॉप क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बाकी बीच में मीन टाइम रहता है ना, मान लिया 25-20 दिन का क्या रहा, टाइम रहा, तो उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, क्या रहेगा। तो ये वही बोल रहा है कि इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की क्रॉप क्या करते हो, ग्रो करते हो, वेदर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, और कितनी नंबर ऑफ क्रॉप्स आप क्या करते हो, ग्रो करते हो। एक इंसान ऐसा है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप साल में 3-4-5 अलग अलग वेराइटी की क्या कर लेता है, वो ग्रो कर लेता है। वो ट्रेडिशनली जो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप, उनके लिए नहीं जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है वो उसी को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो उस केस में फिर क्या रह सकता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रह सकता है। In rural areas, besides agriculture, there are many other seasonal activities like sugarcane crushing, bricks kiln, etc. वो कह रहे हैं कि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर से थोड़ा, और अगर आप बाहर भी निकल के देखोगे या कुछ तो मेन जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है या उसके बाहर भी, वो भी क्या रहती है, सीजनल एक्टिविटीज रहती है। क्या रहती है, जैसे कि शुगर केन की क्रशिंग, ये ऑल टाइम तो होती नहीं है, फसल तैयार होगी, एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप नहीं, ऐसे नहीं कि 15-20 दिन में क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 से 8 महीने लेती है, आई थिंक शुगर केन की क्रॉप को ग्रो कराने के लिए कितना टाइम लगता है, 6 से 8 महीने लगते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये क्या होता है ब्रिक स्किन? हाँ, ये जो आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में ईंट के भट्टे लगे रहते हैं, उनको बोलते हैं। अब उन पे भी 12 महीने काम नहीं रहता, कुछ ही महीने क्या रहता है, काम रहता है। गर्मी में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना। अब जैसे ये है, जब मौसम नॉर्मल रहता है तब तो इधर अपॉर्चुनिटीज मिलती है लोगों को काम करने के लिए। अदरवाइज अब जैसे यहाँ पे उत्तर भारत में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, अब गर्मी हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
गर्मी हो जाएगी, तो उस केस में इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो टेम्परेचर, उसका भट्टी का टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, दूसरी बात ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा, तो इनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो उस टाइम पे थोड़ा काम कम हो जाता है जब नॉर्मल रहता है माहौल। अच्छा, सर्दियों में भी दिक्कत रहती है। सर्दियों में दिक्कत ये रहती है कि इनके लिए तो जो वर्कर्स हैं उनके लिए तो माहौल क्या रहता है, फेवरेबल रहता है, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए माहौल फेवरेबल नहीं होता कोई। हाँ, ईट जो बनाएंगे वो सूख नहीं पाती, क्योंकि माहौल क्या रहता है, ठंडा रहता है, तो दैट्स व्हाई। तो वो कह रहे हैं कि आउटसाइड एग्रीकल्चर भी क्या है, बड़ी क्या है, दिक्कतें हैं। दिक्कतें इन द सेंस की सर्टेन पीरियड आता ही है जिसमें लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। वर्कर्स एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज रिमेन ऑक्यूपाइड फॉर अ फ्यू मंथ इन अ ईयर। कह रहे हैं कि जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, शुगर केन क्रशिंग में रहते हैं, ब्रिक किल्न्स में रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि बेसिकली कुछ जो वर्कर्स होते हैं जो इन एक्टिविटीज में रहते हैं, ऑक्यूपाई रहते हैं, वो कुछ टाइम तक क्या ही रहेंगे, खाली ही रहेंगे। रेस्ट ऑफ द पीरियड दे रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ टाइम तो क्या रहते हैं, एंगेज रहते हैं, और कुछ टाइम में वो खाली रहेंगे। ठीक है, ये तो वो बच्चों कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है बच्चों अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये भैया सीजनल के साथ अर्बन का क्या कॉम्बिनेशन है, नहीं 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 नहीं, हम पढ़ रहे थे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, और रूरल में हमने पढ़ा डिस्गाइज्ड और दूसरा सीजनल। अब पढ़ रहे क्या, अर्बन। इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें है। देखो, कह रहा है कि अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इज डोमिनेटेड बाय ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, वहां पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई रीजन नहीं है, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इंसान काम करना चाहता है, काम करने के लायक है, और उस रेट पे करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है, फिर भी काम नहीं मिल रहा है। नहीं, करना नहीं चाहता है, करना तो चाह रहा था पहले ही, काम मिल नहीं रहा, इसी को बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा, जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जो अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है एनएसएसओ ने दी है, वही किसकी डेफिनेशन है, तो कह रहे हैं यहाँ पे तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पे काम करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, उस रेट पे भी करना चाहता है जो रेट मार्केट में चल रहा है, फिर भी काम। ये ओपन क्यों है, बिकॉज पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं है, तो ओपनली क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। हालांकि फिर आगे वो उसने कुछ बताया, कुछ स्पेसिफिक टाइप के थोड़े छपरी से है, ठीक है ना। एक मुझे इसमें से सही लगता है ये वाला, जो एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। खैर, अब बता रहा है वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक फिनोमिना। ये वो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ये वो इकोनॉमिक फिनोमिना होता है इन विच पर्सन्स आर एबल, जहाँ पे इंसान एबल भी है, एंड विलिंग टू वर्क, और काम करना चाहता भी है। थोड़े शब्द क्या हो गए, घूम गए, बाकी है ये वही, ठीक है ना। एट द प्रीवेलिंग वेज रेट, जो रेट मार्केट में चल रहा है उसी पे करना चाहता है, बट फेल टू गेट वर्क, लेकिन फिर भी नाकामयाब हो जाता है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में। थोड़े टेक्निकल है, मतलब टेक्निकल इन द सेंस क्या है, घुमा घुमा के दिए। मैं कह रहा हूँ इसे भूल जाओ, नहीं भी लिखोगे ना ये, अगर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट पूछे आपसे, और अगर ये नहीं भी लिखोगे, खाली किसकी भी डेफिनेशन लिख दी आपने, अनएम्प्लॉयमेंट की, खाली अनएम्प्लॉयमेंट की, तो भी चलेगा। आगे पीछे किया है, शब्दों का सिलेक्शन थोड़ा अलग ढंग से किया है, बाकी जो मेन है, मेन तो जो इसके भाव है कहने के, ये वही है जो अनएम्प्लॉयमेंट में था। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या सिचुएशन होती है, वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं, यही ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किससे अलग होता है, डिसगाइज से अलग होता है। कैसे, इन द केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडल। हाँ जी, जैन साहब आपने जो लिखी थी डेफिनेशन, वो इसका टच आ गया था उसमें। कह रहे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में तो इंसान बिल्कुल खाली ही है, वो लिखा था ना, वर्कर्स आर इधर लेफ्ट, या तो जो वर्कर है काम करने से छूट ही गए। ये तो बात तुम्हारी इसमें डिस्गाइज में गलत थी, फिर बोला था कि या उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आ नहीं रही है, वो बात सही थी, है ना।
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में इंसान को काम ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा। उधर कम से कम देखने में लग तो रहा है कि काम कर रहा है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिसगाइज की। डिसगाइज में देखने में लगता है कि काम कर रहा है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। नहीं समझा क्या? वहां पे तो एडिशनल प्रोडक्टिविटी क्या आ रही है? 0 आ रही है। यहाँ पे तो उसमें एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये वो ओपन है। तो कह रहे कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होता है डिसगाइज से। डिसगाइज के केस में क्या होता है, सॉरी, इन द केस ऑफ ओपन, ओपन के केस में क्या रहता है, वर्कर्स तो जो रहते हैं टोटली आइडल, वेल्ले रहते हैं, वेल्ले, ठीक है ना। हाउएवर इन द केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वर्कर अपीयर टू बी वर्किंग। डिसगाइज में लगता है कि वो क्या काम कर रहा है, डू नॉट सीम टू बी आइडलिंग, ऐसा नहीं लगता कि खाली है, वेला है, ठीक है ना, अवे देयर टाइम। लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है? 0 रहती है, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन सेक्टर इज प्लेस्ड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। जो अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको आप 2 पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट एंड द सेकंड वन इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है? खासकर ये किसके लिए होता है, मतलब यहाँ पे लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं होती है और फिर उन्हें क्या नहीं मिल पाती है, जॉब नहीं मिल पाती है, ये तो है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एज अ नेम सजेस्ट, पता पड़ ही गया होगा आपको, इंसान पढ़ा लिखा भी है लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। पढ़ाऊं इसको? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इट इंक्लूड्स दोज इलिटरेट पीपल, यहाँ पे वो इलिटरेट पीपल आते हैं हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, जो किस में काम करना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये ऑफिशियल जॉब में ऐसा करना चाहते होंगे, काम करना चाहते होंगे, जो ऑफिशियल जॉब है, जो व्हाइट कॉलर जॉब है, या तो ब्लू कॉलर्ड है, या फिर कैजुअल वाली जो है, जो कैजुअल जो वर्क होता है वो चीज है, तो उनमें क्योंकि इनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं हुई है, तो इनमें वो सारे लिटरेट पीपल आते हैं हु आर विलिंग टू वर्क इन इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहते हैं, बेसिकली जो फिजिकल वर्क क्या करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे हेड लोड वर्कर्स हो गए या कैजुअल वर्कर्स हो गए, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे या बाकी किसी भी फील्ड में। खासकर यहाँ पे बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की, क्योंकि इस तरीके की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है वो इंडस्ट्रीज में ही होती है। और इंडस्ट्रीज अपने आप में एक कोई छोटा वर्ड नहीं है, बहुत वाइड उसका अपने आप में क्या है, मीनिंग है। इंडस्ट्रीज भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, मैन्युफैक्चरिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो वैसा, तो इंडस्ट्रीज में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ट्रेड एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एक्सेट्रा, बट फेल टू गेट वर्क। ये इसमें वो सारे, किसमें, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में वो सारे इलिटरेट लोग आते हैं जो इंडस्ट्रीज में और बाकी इन सेक्टर्स में काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता है। मतलब तुम देखो कितनी बुरी हालत होगी उस एरिया की कि जिसमें कैजुअल वर्क भी नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? ये कैजुअल वर्कर ही तो है, तो इन्हें वो वाला काम भी नहीं मिल रहा, कैजुअल वर्क, ठीक है ना। द प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आर गिवन एज अंडर। इसके कारण क्या है, इसके इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है? पहला, अ रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। एक तो पॉपुलेशन बहुत तेजी स्पीड से बढ़ रही है। फिर दूसरी बात है, पॉपुलेशन की क्वांटिटी तो बढ़ रही है, क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ रही। जब क्वालिटी नहीं बढ़ रही है तो वो यही वाले तो अनएम्प्लॉयड बनेंगे ना लोग। हाँ भाई, जब वो क्वालिटी वाले लोग नहीं है, माने क्वालिटी वाले होते तो एजुकेटेड होते। कैसे होते? एजुकेटेड होते। लेकिन क्वालिटी वाले नहीं है तो अनएजुकेटेड होंगे, और फिर वो इस कैटेगरी में आएंगे, और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, तो फिर वो इसी कैटेगरी में तो आएंगे। आगे, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर केस स्टडी। सीधा पूछना होगा तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पूछेगा आपसे, और उस केस में मैं मानता हूं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पूछने के लिए थोड़ा ठीक ठाक टॉपिक है, डायरेक्ट पूछेगा, लेकिन पेपर सिंपल ही रहेगा। हाँ जी, क्या चीज? कहाँ पे? मैं अलग से बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पूछता है तो पेपर, वो पूछने के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेपर फिर भी सिंपल रहेगा क्योंकि उतने टेक्निकलिटी उसमें नहीं है। लेकिन अगर पेपर को बनाना हो थोड़ा टेक्निकल,
तो वो ये लाइन देगा आपको। क्वेश्चन बना दो इसका, फुल स्टॉप तो लगा हुआ ही है, कमेंट। चलो फिर लड़ना मेरे साथ कि तुम क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताते हो, आंसर तो बताते नहीं हो। अरे बेटा आंसर दरअसल क्या है, ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक वाले क्वेश्चन नहीं है कि सामने टॉपिक लिखा है उसका सामने आंसर लिखा है। इनका आंसर आपको फ्रेम करना पड़ेगा, और फ्रेम करने के लिए कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ आपको। पहले तो इसका मीनिंग ही बता दो मेरे को, ये लिखा हुआ क्या है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स एज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है तुम्हें ये। हाँ हाँ, वो घटेगी। चलो वेरी गुड। और बताओ, और कोई क्या बताना चाहता है? कैसे कैसे? आओ। हाँ 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 हाँ। अच्छा, जब वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर नंबर कैसे घटेगा? रूरल में वापस से शिफ्ट हो जाएंगे तो कैसे घटेगा? तुमने बोला कि वो घटेगा। रूरल का, हाँ। हम्म हम्म हम्म। स्पिल ओवर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, स्पिल ओवर का मतलब नहीं समझता किसी को भी नहीं। स्पिल ओवर का मतलब है स्कैटर्ड होना। अब बता सकते हो इसका मीनिंग थोड़ा सा, क्योंकि वो स्पिल ओवर का मतलब है स्कैटर होना, स्कैटर। वो कह रहा है स्कैटर भी बता। हाँ, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है, बढ़ेगा। वो थोड़ा थोड़ा सही बोल रहा है, लेकिन बस थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। हाँ, कम होएगा। सुनो कैसे। रूरल एरिया में 100 लोग हैं, रूरल एरिया में 100 लोग हैं, और उनमें से लेट सपोज 60 लोग बेरोजगार है। अब जब रूरल एरिया में काम मिल नहीं रहा है, तो वो कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? अर्बन में। बात समझ में आ रही है? अब माने वो 60 लोग उधर से निकल गए, छोड़ो 60 नहीं निकले, सारे लोग तो नहीं जाएंगे, 40 लोग निकल गए उधर से, रूरल एरिया से। कहाँ पे निकले? अर्बन एरिया में। किसकी सर्च में? जॉब की सर्च में। किसकी सर्च में? जॉब की सर्च में। अब गांव में रह कितने गए? गांव में रह कितने गए? 60 रह गए। कितने रह गए? 60। 60 में से कितने ऑलरेडी काम कर रहे थे? 40। बेरोजगार कितने रह गए? अच्छा, बेरोजगार तो 20 रह गए। पहले कितने थे बेरोजगार? 60। अब ये जो 40 गए, माने इन्हें 40 को वहां पे भी काम नहीं मिला। कहाँ पे? समझ में आ रही ना? इन्हें अर्बन में भी काम नहीं मिला। तो अर्बन में तो ये क्या हो गए? इंडस्ट्रियली अनएम्प्लॉयड हो गए। क्या हो गए? लेकिन इन्होंने ये जो आकर के रायता फैलाया है, शहरों में आकर के रायता फैलाया है, मतलब इंडस्ट्रियली अनएम्प्लॉयड हुए, ये किसकी देन है? रूरल की देन है। किसकी देन है? इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया? रूरल का नंबर तो क्या कर दिया? कम कर दिया। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को तो स्कैटर कर दिया। अरे जहां पे 60 लोग अनएम्प्लॉयड थे, अब वो वहां तो कितने रह गए? अब 20 ही रह गए। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बाकी 40 को क्या मिल गया? अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी एम्प्लॉयमेंट मिल गया। वो कहाँ पे आए? अर्बन में।
कहने का मतलब ये है उन्होंने रूरल के अनएम्प्लॉयमेंट को घटा करके क्या बढ़ाया है, इसी यही तो बोल रहा है। बस ये थोड़ा सा क्लियर करना था, बाकी वो सही बोल रहा था, बीच बीच में थोड़ा इधर उधर निकल गया। हाँ जी, जो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो स्पिल ओवर होता है किसका, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ नहीं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को आपने स्कैटर किया है। क्या किया है, एक जगह लोग अनएम्प्लॉयड थे, उन्हें बोला चलो तुम इधर उधर से इधर, मतलब ऐसे अपने मन से बता रहा हूँ मैं समझाने के लिए आपको। उन्हें बोला कि चलो तुम इधर तो काम मिल नहीं रहा, तुम शहरों में जाओ, वहां जाके बेरोजगारी फैलाओ, क्योंकि ऑलरेडी जो शहर में है उन्हें भी काम नहीं मिल रहा ना। नहीं समझ में आ रहा आपको, शहर में ऑलरेडी जो वर्कर्स है उन्हें काम नहीं मिल रहा। अब ये गांव वाले उधर जाएंगे तो इन्हें कौन सा ऐसे एकदम से, अरे जो वहां के जानकार है, जिन्हें वहां की मार्केट का पता है, जो वहां पे रहते हैं, वहां के सेंटिमेंट्स का पता है, उन्हें ही नहीं काम मिल रहा है बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। समझ में आ रही है। अब नए लोग और चले जाएंगे दूसरे एरिया से, तो जो पुराने उन्हें नहीं मिल रहा, नए नए को कहां से मिल जाएगा काम। तो ये कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, स्पिल ओवर है किसका, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है ना, कर दोगे इसे एक्सप्लेन। अब इसमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इसमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, बिकॉज रूरल एरिया में क्या रहता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, और क्या रहता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, जिसकी वजह से people of rural area look for better job opportunities and they migrate from rural area to the urban area and want to work in the various industries like ये ठीक है ना, because population is increasing day by day, ठीक है ना वगैरह सेकंड बाय सेकंड, इतना तेजी स्पीड से। हाँ जी, तो existing workers don't get the work, even they don't find job opportunities in the urban areas, which will increase the number of rate of industrial unemployment, whereas at the same time the rate of rural unemployment got decreased. So we can say that industrial unemployment is a spillover of rural unemployment. अब इसका आंसर तुम बोलोगे सामने से लिख के दे दो, नहीं लिखाऊंगा, है ना, उंगली दिखा करके आपको चलना सिखा सकता हूँ, उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाऊंगा। और ना ही कहीं पे तुम्हारे सिलेबस में है कि जो ये बता दे कि जिसका टेक्स्ट लिखा हुआ हो। मैं चाहूँ तो लिखा सकता हूँ आपको, जो मैंने टेक्स्ट बोला मैं अपने नोट्स में ऐड कर दूंगा, बात खत्म हो गई, लेकिन नहीं करूंगा, फिर तो आप पूरे डिपेंडेंट हो जाओगे। ये तो पूरी प्रॉपर 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 स्पून फीडिंग हो जाएगी ना, कि मैं ही सब करके दे दूंगा तो फिर तुम क्या करोगे। ठीक है ना, तो दैट्स वाई बच्चों इस तरीके के जो आंसर होते हैं जो मैं नोट्स में लिखता हूँ, ये इस तरह की जो केस स्टडी में सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है। अब कायदे से तो सीबीएसई को क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, मतलब अभी मेरी बात पूरी हो जाने देना, कभी बोलो अपने जजमेंट लेके बैठ जाओ। कायदे से तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं टेक्स्ट नहीं है इसका, लेकिन पूछना चाहिए। क्यों पूछना चाहिए, बिकॉज सीबीएसई ने खुद से मेंशन करके रखा है कि हम एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं। एनालिसिस में इनका दिमाग नहीं लगेगा, एनालिसिस में तुम्हारा दिमाग लगेगा, उसका एक कोटा रहता है एनालिसिस वाले क्वेश्चन का, पहले ही बताया था मैंने आपको। क्या, पता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी, सैंपल पेपर मैंने डाला जरूर है आपके टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अभी तक मैंने देखा भी नहीं है कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन दिए। अब पिक्चर वाला भी है क्वेश्चन, अब ध्यान नहीं है मेरे कौन सा, मैंने देखे नहीं तो मैं क्या बताऊं। हाँ जी, मुझे बताओ इसका आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप। अगर वो बोले इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्पिल ओवर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप बोल सकते हो कि एक्सप्लेन कर सकते हो इसको, 3 या 4 नंबर में कर दो, 6 में तो पूछेगा नहीं, 3 या 4 में पूछेगा। ठीक है ना, मतलब कुछ भी, चाहे वो 1 नंबर में पूछे, मुझे तो ये मतलब है कि तुम लिखोगे या नहीं लिखोगे। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है बच्चों, इसके रीजन देख रहे हैं हम किसके, इंडस्ट्रियल के। पहला तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दूसरा इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट किसका स्पिल ओवर होता है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का। नेक्स्ट है ग्रेटर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, टेक्नोलॉजी को। आए दिन आप न्यूज देखते होंगे, अभी पीछे मैंने न्यूज देखी थी, अमेजोन ने क्या किया, अपने बहुत सारे वर्कर्स को निकाला वेयर हाउसेज में से, जो वेयर हाउस में इन्वॉल्व थे उनके वर्कर्स, उनको निकाला, बिकॉज उन्होंने किसको इंस्टॉल कराया वहां पे, रोबोटिक्स को, जो फिनिश गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या उनको मेंटेन करने में, उनकी केयर करने में जो पहले वर्कर्स लगे होते थे,
अब वो वर्कर्स नहीं लगे हुए, अब कौन लगे हुए, रोबोट्स लगे हुए। तो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। दैट्स वाई कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है बच्चों, अर्बन एरिया में एक तो इंडस्ट्रियल तो होता ही है, दूसरा रहता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल में तो किसको कवर कर लिया, इलिटरेट को। किसको बताओ। अब इंडस्ट्रियल जो बंदे इंडस्ट्रियली अनएम्प्लॉयड है, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड बंदे को ये बोल रहे हैं क्या ही उखाड़ लिया बताओ तुमने। ठीक है ना, मतलब तूने इतना पैसा खर्च किया, ये किया वो किया, मतलब ये चीज सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे क्या ही तूने उखाड़ लिया बताओ। ये ये मोड़ ऐसा आया है जिंदगी का कि जहाँ पे तू और मैं एक जगह आके खड़े हो गए। समझ में आ रही है बात कि तेरा इतना पढ़ाई लिखाई करने का फायदा भी क्या हुआ। खैर, इसको इस चीज से मत रिलेट करना कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ये तो मार्केट में इस तरह की सिचुएशन बन गई कि इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया कि इनके लिए तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। किसके लिए, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि चलो उन्हें नहीं मिल रहा, तो एक बार को नहीं ये बोल सकते हो कि भाई तुमने अपनी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई नहीं करी। लेकिन जिनने पढ़ाई लिखाई भी करी उसको भी अगर काम नहीं मिल रहा है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एजुकेटेड पीपल, इसमें वो सारे होशियार लोग होते हैं हु आर अनेबल टू अवेल ऑफ एनी जॉब, जिनको कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं हो पाती। ठीक है ना, प्रिंसिपल फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आर गिवन एज अंडर। अब इसके बारे में इसमें ज्यादा नहीं बोला, सीधा इसके रीजंस बता रहा है। क्या बता रहा है, रीजंस बता रहा है। देखो, हल्का सा आपको किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो पता होना चाहिए, लेकिन उसके रीजंस पक्का पक्का पता हो आपको। क्योंकि एग्जाम में वो अगर प्लेन क्वेश्चन डालना हो उसे तो सीधा पूछ लेगा वो कि 3 रीजन बता दो इस वाले अनएम्प्लॉयमेंट के। तो बस आपको वो मेन जो कीवर्ड्स है ना वो पता पता होने चाहिए, उसके बाद तो आप लिख दोगे उसमें। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पहला बोल रहे हैं, और जो कि ये कड़वी सच्चाई है, पहला बोल रहे हैं द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज नॉट जॉब ओरिएंटेड। भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, इट इज लार्जली डिग्री ओरिएंटेड। वो कैसा है, डिग्री ओरिएंटेड, है ना। हालांकि डिग्री को कोई माथे पे चिपका के घूमता नहीं है कि मेरे पास ये डिग्री है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है नंबर, नंबर एंड ओनली नंबर, जो आपकी मार्कशीट में रिफ्लेक्ट कर, है ना। इसके कोई मायने नहीं रहते कि तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, क्या तुम्हारे को करना आता है। यहाँ मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की बातें नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों के मन में डाल दिया जाता है कि तुम्हारे को क्या करना, नंबर लेके आने, क्या लेके आने। अब वो तरीका कुछ भी हो सकता है, वो तरीका ये हो सकता है कि पहले दिन उसको सारे मार्किंग करा दो, पूरे साल उसे कुछ ना पढ़ाओ पूरे सिलेबस में, है ना। लेकिन डे बिफोर द एग्जामिनेशन उसे क्या करा दो, मार्किंग करा दो, बेटा ये टॉपिक आएंगे इसको रट के आना, कल उगल के आना। ठीक है ना, फिर हम तेरे को क्या देंगे, नंबर देंगे, फिर तू खुश हो ना। बस, और यही साइकिल फिर हम तेरे साथ ना 12 साल तक चलाएंगे। ये साइकिल हम तेरे साथ 12 साल तक चलाएंगे, है ना। फिर जब 12 साल के बाद जब तू थोड़ा मैच्योर होगा, मतलब हो जाना चाहिए था तुझे मैच्योर, जो कि तू एक्चुअल में मैच्योर नहीं होगा। अब तेरे को क्या होगा, एक्चुअल में काम करना होगा क्योंकि अब तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया। लेकिन तू तो बोलेगा मेरे को तो नंबर आते हैं, मेरे को तो नंबर अच्छे आते हैं। तो वैसा तो वो बोल रहे कि एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत में कैसा नहीं है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है, स्किल ओरिएंटेड नहीं है, डिग्री ओरिएंटेड है। ड्यू टू विच डिग्री होल्डर ऑफन फेल टू फाइंड जॉब। बंदे के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है, तो उसे जॉब नहीं मिलती। एक बात। दूसरा, एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज सिग्निफिकेंटली लैग्ड behind the increase in the size of the educated labor force। ये समझा क्या बोला इसने, मुझे बताओ क्या लिखा है। An increase in employment opportunities has significantly lagged behind the increase in the size of educated labor force। हाँ, वो कह रहा है कि जिस हिसाब से एजुकेटेड लेबर फोर्स बढ़ रही है,
उस प्रोपोर्शन में उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं इंक्रीज हो रही है। आप देखो ना, वो बात अलग है। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट और दूसरे वाला पॉइंट तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। पहले में तो बोल रहा है कि स्किल्स है ही नहीं है, दूसरे में कह रहा है कि एजुकेटेड लेबर फोर्स क्या है, ज्यादा है। ये तो अजीब ही बात चल रही है, दोनों में फर्क है, एक थिन लाइन डिफरेंस है, वो समझो आप। दूसरे वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि हर साल कॉलेज से लाखों इंजीनियर्स, लाखों लोग ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं। अपने मन से नंबर मैंने अपने मन से बोला, ठीक है ना, और मन से मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक रेंज बता रहा हूँ। आप कभी भी देख लेना कि भारत में हर साल कितने लोग ग्रेजुएशन करते हैं और कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं। दूसरा पॉइंट तो ये बोल रहा है कि जो कॉलेज से जो आउटपुट निकल रहा है वो ज्यादा है, माने वो तो लाखों में है, लेकिन उनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो हजारों में है। दूसरा पॉइंट तो ये बोल रहा है सिंपल से शब्दों में कि जो बच्चे आ रहे हैं, आउटपुट जो आ रहा है वो तो लाखों में है मान लिया, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है मार्केट में अवेलेबल वो लाखों में नहीं है, वो हजारों में है। पहला पॉइंट बोल रहा है कि वो हजारों में भी, अब ऐसा ही नहीं है कि वो जो लाखों निकल के आ रहे हैं ना, पहला पॉइंट ये बोल रहा है जो लाखों निकल के आ रहे हैं वो लाख के लाख कामयाब नहीं है ना, क्योंकि वो ज्यादातर तो उनमें जो 90% जनता है वो तो डिग्री ओरिएंटेड वाली है। कौन सी है? जो स्किल ओरिएंटेड है, जो जॉब ओरिएंटेड है वो तो 10% है। तो बस वो जो हजारों में जॉब है वो नहीं मिलेगी। जो डिग्री वाले हैं जब तो उन्होंने फोन चलाया, अब उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, या फिर वो सरकार को गाली देंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये नहीं देखेंगे कि जब तुमने फोन चलाया था या नहीं चलाया था, क्योंकि उन्हें तो केवल किससे नंबर से मतलब था ना, कि बस नंबर आ गए, स्किल्स हो या ना हो। छोड़ो जाने दो, ये तो एक्स्ट्रा बात हो जाएगी। ये बताओ सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट और सेकंड में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा कि फर्स्ट में तो ये बोल रहा है कि लोग है ही नहीं अवेलेबल, और दूसरे में बोल रहा है भर भर के निकल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आउटपुट जो आ रहे हैं कॉलेज से, जो आउटपुट आ रहा है, अरे ये तो पॉइंट हमने ह्यूमन कैपिटल में भी डिस्कस किया था। हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेजर क्या लेते हैं कि कितने लोग एनरोल होकर के निकल रहे हैं, कहाँ से, यूनिवर्सिटीज से और कॉलेज से, जबकि ये सही तरीका नहीं है। अरे लाखों लोग निकल तो रहे हैं, उनमें काम के कितने हैं ये भी तो देखो आप। तो वो चीज है, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत पीछे रह गई। लैग का मतलब पीछे रह गई, हैज लैग्ड बिहाइंड। किससे पीछे रह गई? द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एजुकेटेड लेबर फोर्स। जो साल दर साल क्या बढ़ते जा रहा है, एजुकेटेड लेबर फोर्स का जो साइज बढ़ते जा रहा है। अब इधर बोला तो है उन्होंने एजुकेटेड वर्कफोर्स, लेकिन ये एक्चुअल में एजुकेटेड नहीं है। अब क्या है कि शब्द तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री लेकर के आ गए, क्योंकि पहले पॉइंट में उसने बोला ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ज्यादातर जो जनता है वो डिग्री ओरिएंटेड ही क्या करती है, काम करती है। स्किल ओरिएंटेड तो बहुत कम लोग काम करते हैं, उन्हें कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। उन्हें ऐसा सोचते हैं जो स्किल ओरिएंटेड होते हैं ना, बोलते हैं फालतू लोग हैं, ये फालतू की बात करते हैं। लेकिन ये बात समझ में कब आती है, जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, जब अपने वो एकेडमिक्स में होता है। तो एकेडमिक्स में अगर कोई इंसान प्रैक्टिकल की बात करता है ना, तो सारी जनता मिल करके ये सोचती है कि ये पागल है, और ये इस तरह की कुछ बातें होती नहीं है मार्केट में, ये सब बस सुनने में अच्छी लगती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तुम एकेडमिक्स में हो, किस में हो, तो तुम्हें ये चीज रियलाइज नहीं होती। जब तुम प्रैक्टिकल में आओगे तो तुम्हें लगता था साला वही चीज सही थी जो बताई जा रही थी, कि जो चीज समझाई जा रही थी, और जहाँ पे सारे लोग मिल करके उस चीज को दबा रहे थे। किस चीज को? कि जो प्रैक्टिकल था। तो वो तब समझ में आता जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है। खैर, द नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है ना, उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, तुम्हें पता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कौन होता है? बिजनेस में पढ़ाया था मैंने आपको। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो गवर्नमेंट रन करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अनएम्प्लॉयड बंदे होते हैं वो यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराते हैं कि जी मालिक साहब, है ना, हमारे माई बाप हमें क्या दिलवा दो, जॉब दिलवा दो, हम क्या है बेरोजगार हैं, ठीक है ना, हमें क्या दिलवा दो, जॉब दिलवा दो। बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसके टच में रहती है, एम्प्लॉयर के टच में रहती है।
अब जब भी, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले थे वो भी इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के टच में रहते हैं। ये बंदे अपने आप को वहां पे रजिस्टर करा के आते हैं, और जब भी किसी भी एम्प्लॉयर को, किसी भी कंपनी को, किसी पर्टिकुलर टाइप के एम्प्लॉयज की क्या रहती है, जरूरत रहती है, तो वो डिमांड करते हैं किनसे, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले उनको डेटा प्रोवाइड कराते हैं इन बेरोजगार बंदों का। फिर वो उनके इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा करके उन्हें क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट चलाती है। क्यों चलाती है फ्री ऑफ कॉस्ट? गवर्नमेंट तो चलाती है सोशल वेलफेयर में, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। ठीक है ना, तो सरकार का भी काम हो जाता है और ऐसे में उन कंपनीज का भी काम हो जाता है। ठीक है ना, उनको अपना कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। किसको फाइंड आउट करने के लिए, एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करने के लिए इनको वो सारा डेटा जो किसने इकट्ठा किया पैसा खर्च करके, गवर्नमेंट ने, वो मिल जाता है इन्हें। ये बस इंटरव्यू कंडक्ट करा करके उनके राउंड्स वगैरह जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होती है उनको हायर कर लेते हैं। तो कह रहे हैं कि इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, ऐसे बंदों का जो डेटा है, जो नंबर है, वो क्या हुआ है, सिग्निफिकेंटली, बहुत तेजी से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। बात समझ में आ रही है? ये वो सारे लोग हैं कि जिनको रीडिंग करनी नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया बहुत अच्छे से चलानी आती है, सोशल मीडिया के कैप्शंस बहुत अच्छे से लिखने आते हैं, चाहे भले ही वो सोशल मीडिया पे जो उसने कैप्शन डाला उसका मीनिंग उसे पता हो या ना पता। ये वो सारे लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करा के आए हैं। ठीक है। और बच्चों, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि कुछ बच्चे, मतलब इससे इससे मत रिलेट करना, मैं अदरवाइज बोल रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, कुछ मैंने एनालाइज किया होगा तभी बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे शुरू से लेकर आखिरी तक मेहनत करते हैं। ठीक है ना, की भी होगी, बहुत सारे बच्चों ने अच्छी अच्छी मतलब बहुत मन लगा करके पढ़ाई की होगी, पूरे साल में 10-11 महीने पढ़ाई की होगी अभी आपने। ठीक है ना, लेकिन शायद इस टाइम पे आकर के, एंड टाइम पे आके कुछ बच्चे बहक जाते हैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, और वो 11 महीने की उनकी जो मेहनत है शायद वो खराब ना हो जाए। दैट्स वाई इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पे इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम देने की, वहीं पे टाइम दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि वो 10-11 महीने पढ़ाई की है और 15-20 दिन, 1 महीने का गेम बचा हुआ है, और तुम क्या कर दो, अब ना पढ़ो, तो वो तुम्हारे 11 महीने भी क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। यही बस अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है। अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है अब तो कहने के लिए, अब तो सीधा एग्जामिनेशन है। तो जो, हाँ, जो बच्चे अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव है, छोड़ दो। ठीक है ना, बिल्कुल साइड में कर दो। बात समझ में आ रही है? वरना वो 10-11 महीने की सारी मेहनत क्या खराब हो जाएगी। खैर, आप समझ ही गए होंगे। चलो, मैं क्या बोल रहा था बच्चों, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। फाइनली एक बार कंक्लूड करता हूँ कि मैंने कल एक टॉपिक चालू किया था, अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट के दो बच्चे होते हैं, रूरल और अर्बन। फिर रूरल और अर्बन के मेनली दो दो बच्चे होते हैं, हो और भी सकते हैं, लेकिन जितना सिलेबस में मैंने उतना बताया आपको। रूरल के दो कौन, एक तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इधर जो अर्बन होता है, अर्बन में सभी को कवर कर लिया उन्होंने, दो कैटेगरी में डिवाइड करके, अनएजुकेटेड को भी और एजुकेटेड को भी। जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो इलिटरेट होते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल पाती, वो तो इंडस्ट्रियली अनएम्प्लॉयड, यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे वो। और दूसरे वाले जो पढ़े लिखे हैं वो एजुकेटेड में। अब बच्चों, कुछ कॉमन फॉर्म्स होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो रूरल में भी होती है और अर्बन में भी होती है। नहीं समझा? टॉपिक क्या है, कॉमन टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पाए जाएंगे, वेदर वो रूरल एरिया हो, वेदर वो अर्बन एरिया हो। इन इंडिया द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। कौन सा? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो कहीं पे भी मिल सकता है। अरे ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सिंपल अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, उस रेट पे करना चाहते हैं जो रेट मार्केट में चल रहा है, लेकिन फिर भी काम नहीं मिल रहा है। ये ऐसा स्पेसिफिक कोई होगा कि भाई ये तो रूरल में ही होगा, अर्बन में नहीं हो सकता, है तो कहीं पे भी हो सकता है, रूरल में भी और अर्बन में भी। तो फिर नमन भैया ऊपर कौन से पढ़ाए? ऊपर वो पढ़ाए जो डोमिनेट करते, क्या करते हैं, रूरल एरिया में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो दो दो मिलते हैं,
अर्बन में जो सबसे ज्यादा मिलते हैं वो 2 मिलते हैं, बाकी ये तो ये अब क्या है, ये नॉर्मल है, ये क्या है, ये कहीं पे भी मिल सकते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। बात समझ में आती है? अब ये दो आप देख रहे होंगे, कुछ याद आई इनकी आपको? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? पहली बात तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमने मैक्रो में पढ़ा है, फ्रिक्शनल भी और स्ट्रक्चरल भी। नोट्स तो इनके वहां से रेफर कर लेना, चैप्टर नंबर 6 से, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में। लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ कि फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल होता क्या है। एक बात और आपको याद दिला दूं ताकि हल्का सा कुछ याद आ जाए आपको, दोनों ही नेचुरल रेट रहता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो होगा ही होगा, मतलब फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल होगा ही होगा, भले ही मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद भी ये दो अनएम्प्लॉयमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये नेचुरल रेट है, क्या है? नेचुरल रेट, ये रहेंगे ही रहेंगे, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल इज आल्सो नोन एज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। होते क्या है बस ये बता। फ्रिक्शनल, वेरी गुड, एक जॉब को छोड़ करके दूसरी जॉब को वो अवेल करना चाहता है और मीन टाइम में क्या रहा, वो अनएम्प्लॉयड, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब मार्जिनल चेंजेस नहीं, तो फिर मार्जिनल तो होते हैं छोटे मोटे चेंजेस, स्ट्रक्चरल होते हैं बड़े चेंजेस। स्ट्रक्चरल मतलब ड्रामेटिक चेंजेस, बड़े चेंजेस जब इकोनॉमी में हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो जाए, जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाए, उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और जो लोग ऐसे इसके शिकार हुए होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। जैसे कोविड का आ जाना, टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई नई टेक्नोलॉजी एकदम से आ जाना, एआई का आ जाना, ठीक है ना। अभी जो लोग आजकल जो बेरोजगार हो रहे हैं वो स्ट्रक्चरली तो हो रहे हैं, ऐसा नहीं उनको नॉलेज नहीं है, काम कर ही रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, एआई आ गई, ठीक है ना। अभी वो जो 50 लोग काम करते थे, 50 लोगों की टीम लगी हुई थी, एक ही बंदा चाहिए एआई को ऑपरेट करने के लिए, इनपुट डालने के लिए, 50 बंदों का काम तो वही कर रही है अकेली एआई, कोई सॉफ्टवेयर, समझा क्या आपको? तो वैसा। नेक्स्ट है बच्चों अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अभी क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट? शायद कभी तो डिस्कस किया होगा, फॉर्मली डिस्कस नहीं किया। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे किसी एक इंसान को या तो फुल टाइम जॉब नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? माने एक शिफ्ट 8 घंटे की होती है, कितने की होती है? उसे काम 4 ही घंटे मिल रहा है, 5 ही घंटे मिल रहा है, 3 ही घंटे मिल रहा है, तो फुल टाइम काम नहीं मिल रहा है। या अगर फुल टाइम काम मिल रहा है तो जो उसकी स्किल के माफिक जो उसे काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है उसे, ठीक है ना। वो एलिजिबल किसी हायर जॉब के लिए था, किसी हायर वर्क के लिए था, लेकिन उसे उस तरह की एक्टिविटीज अवेल नहीं हो पा रही है, छपरी और पिद्दी कामों में लगा है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जो हाईली क्वालिफाइड बंदे होते हैं, गवर्नमेंट ने कई बार उन्हें फालतू के कामों में लगाया होता है। फालतू के कामों इन द सेंस कि जिसको कोई एक नॉर्मल बंदा भी कर सकता है, उतने हाईली ट्रेंड बंदे की जरूरत नहीं थी। उसको हायर तो गवर्नमेंट ने किया किसी और चीज के लिए, लेकिन लगा किसी और में रखा है। छोड़ो ना, जान दो, मैं बताता हूँ। कभी कभी आपने आपके स्कूल में भी देखा होगा कि बहुत हाईली क्वालिफाइड टीचर है, तो फालतू के काम में लगा के रखा है, ये रजिस्टर भर लो, ये कर लो, वो कर लो, बच्चों का, हाँ, रिसेप्शन पे बैठ जाओ, बच्चों का ये कौन बच्चे फर्स्ट राउंड में आने वाले हैं, कौन सेकंड में जाने वाले हैं, उनका रिकॉर्ड रख लो, ठीक है ना। तो ऐसा वो डेटा कलेक्ट करते फिर रहे हैं, जबकि हाईली क्वालिफाइड है वो। समझ में आ रही है बात? तो तुम मुझे बताओ, देखने में तो लग रहा है वो काम कर ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अच्छा, आउटपुट भी आ ही रहा है, आउटपुट भी आ ही रहा है, लेकिन जो उनकी क्वालिफिकेशन थी ना, जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे
उतना नहीं कर रहे, उनको तुमने पिद्दी काम में लगाया हुआ है। ये कौन से बच्चे किस राउंड में जा रहे हैं, किस राउंड में आ रहे हैं, कितनी बस है, कौन निकल चुकी, कई बार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे संभालने के लिए बोल देते हैं उन टीचर्स को, ठीक है ना। तो अब उसकी कैलिबर ज्यादा है, उसकी स्किल्स ज्यादा है, लेकिन कहाँ वो निकल गई भैया, यूपी 12-13 निकल गई, और ये निकल गई, वो निकल गई, ये आ गई, कितने बच्चे आए, ये वो इसमें लगा हुआ है, अंडर एम्प्लॉयड। वो बंदा क्या है, अंडर एम्प्लॉयड। समझ में आ रही है बात। कैपेबल था कि जो 12th निकल चुके बच्चे उनको पढ़ा सकता था, लेकिन वो उसे प्री नर्सरी दे दी, है ना, केजी वाले बच्चे संभालने दे दिए। अब वो बच्चे आगे आगे भाग रहे हैं, सर पीछे पीछे भाग रहे हैं, मैम पीछे पीछे भाग रही है, अरे बेटा मान जाओ, ठीक है ना, उनको संभलते नहीं आ रहे। अब वो क्या, अपना माथा पकड़ के बैठे, कह रहे कहाँ तो मैं, मतलब जो जो ऑलरेडी बंदे जिनको मैं बहुत अच्छे से ग्रो करा सकता था, है ना, उनके लिए काम कर सकता था, और कहाँ में वो केजी वाले बच्चे आ रहे हैं, सर इसने मेरी पेंसिल छीन ली, ये मेरे लंच खा गया, कहाँ इनमें लगा हुआ है। मतलब मैं मना नहीं कर, हालांकि बच्चों, मतलब अगर मेहनत वाइज देखो तो जो छोटे बच्चों के साथ जो टीचर्स होते हैं ना, उनकी बहुत, भैया मैं तो हिम्मत मानता हूँ कि वो कैसे छोटे छोटे बच्चों को संभालना, मतलब। और हमारे भारत में थोड़ा इस तरह की प्रॉब्लम है कि जहाँ पे जिन टीचर्स को सबसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, मैं मेरा मेरा थोड़ा अपना मानना है कि जो 10th 12th या उसके ऊपर वाले जो प्रोफेसर हैं उनको इतनी सैलरी नहीं मिलनी चाहिए जितनी किसको मिलनी चाहिए, जो केजी और प्री नर्सरी, नर्सरी, है ना, जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज बेस तो फाउंडेशन तो वही तैयार करते हैं। अब तुम देखो, ये बुरा मानने की बात नहीं है बेटा, ये कड़वी सच्चाई है कि जहाँ पे बच्चों का बेस तैयार होना था, जिन बच्चों को बहुत जरूरत थी अपने शुरुआती जीवन में, टीचर की बहुत अच्छे टीचर की जरूरत थी, उन बच्चों को 3-3 4-4 हजार वाले टीचर अवेलेबल कराए गए पढ़ाने के लिए। तुम निकालो अपने स्कूल का डेटा, निकालो किसी भी स्कूल का, अपने नहीं किसी भी स्कूल का डेटा निकालो आप, एवरेज सैलरी तुम देखोगे ना, जो प्री नर्सरी को पढ़ा रहे हैं या केजी को पढ़ा रहे हैं, और नर्सरी वगैरह को जो पढ़ा रहे हैं, प्राइमरी में जो टीचर्स है, एवरेज सैलरी मुश्किल से 5 हजार तो पकड़ जाए, 5 हजार सैलरी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी एवरेज, है ना। तुम देखो आज की इतनी इन्फ्लेशन भरे जमाने में किसका तो काम चल जाएगा, और 5 हजार वाले टीचर से, 4 हजार वाले टीचर से क्या ही तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्या ही तो वो पढ़ा देगा बच्चे को। फिर ये जो तुम्हारी जनरेशन वाले जो बच्चे आ रहे हैं ना, फिर हमें समझ में आता है कि ये जो 10th तक आते आते इनकी हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है, कि जहाँ पे बच्चे को, सही बता रहा हूँ मैं, अगर आधी जनता, अगर मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया ना, तो तुम, मुझे तो गाली पड़ेगी, मुझे तो गाली इसलिए पड़ेगी क्योंकि मैंने तुम्हें आईना दिखा दिया, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर मैं रीडिंग भी कराने लगूँ ना, आधी जनता फैल जाएगी, आधी जनता रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। जो रीडिंग फर्स्ट और सेकंड के बच्चे, एक जमाना था भाई, अब रीडिंग करवाता ही कौन है अब, वरना एक जमाना था छोटे छोटे बच्चों को फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में खड़े हो जाओ और रीडिंग हो रही है, डिक्टेशन हो रही है। लेकिन बस क्या करे ना, अब जैसा जमाना है खराब ही है। हम्म। अब बच्चों की वो हालत है कि इंग्लिश तो आती नहीं है और जो आनी चाहिए थी हिंदी, वो आई नहीं है। अब वो ना तो इधर के रहे ना, आज के बच्चे यही है, ना तो हिंदी आती उनको, ना इंग्लिश आती, बीच में लटके पड़े हैं। चलो खैर। हाँ जी। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में उस बंदे का कैलिबर क्या था, ज्यादा था, लेकिन उसे उसके माफिक क्या नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। खैर इसे उससे मत रिलेट करना कि बहुत हाईली क्वालिफाइड बंदे को एक बार तो आपने बोला कि उसे प्री नर्सरी को पढ़ाने के लिए बोला, जबकि उसका कैलिबर क्या था, ज्यादा था। एक बार ही बोल रहे हो कि उधर केजी में और नर्सरी में और प्री नर्सरी प्राइमरी में क्या चाहिए,
हाईली क्वालिफाइड बंदे चाहिए, तो हाईली क्वालिफाइड उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए ना, हाईली क्वालिफाइड उसी एज ग्रुप को। अभी क्या है ना कि हाईली क्वालिफाइड का मतलब गलत मत समझना, हाईली क्वालिफाइड दो तरीके से हो सकता है, एक तो हाईली क्वालिफाइड छोटे बच्चों को संभालने में हो सकता है ना, उनको जैसे उनकी प्रॉपर प्रॉपर जैसे पेरेंटिंग हो उनकी, तो वो उसी हिसाब से उन्हें पढ़ाया जा सके, खाली उनको पढ़ाना नहीं है ना छोटे बच्चों को, उनकी टेक केयर भी करनी है, क्या भी करनी है, टेक केयर भी करनी है, ठीक है। अब वो जो हाईली क्वालिफाइड जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जो हाईली क्वालिफाइड बंदा जो बाकी अपर क्लास को पढ़ा सकता था लेकिन उसको इधर डाला है, केजी में डाला है, प्राइमरी में डाला है, वो हाईली क्वालिफाइड मैं किसके मायने में बोल रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट्स के मामले में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। शायद वो हाईली क्वालिफाइड कॉन्सेप्ट के मामले में हो, लेकिन उसको बच्चे को संभालने की एक भी अकल नहीं हो, मतलब इनफैक्ट जो बच्चा चुप है उसके पास आते रोने लगता है, काहे का हाईली क्वालिफाइड है, तो हाईली क्वालिफाइड का मतलब गलत मत समझना, है ना। केजी के लिए, प्राइमरी के लिए हाईली क्वालिफाइड है कि जो बच्चों को संभाल भी सके और उनको सिखा भी सके, वो चीज है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन विच अ वर्कर डज नॉट गेट अ फुल टाइम जॉब। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे वर्कर को क्या नहीं मिलती है, एक फुल टाइम जॉब नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो इनएडिक्वेट जॉब मिलती है विद रेस्पेक्ट टू हिज ट्रेनिंग और इकोनॉमिक नीड्स, जो उसकी इकोनॉमिक नीड्स है या जो उसकी ट्रेनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग उसे जॉब नहीं मिलती है, या तो फुल टाइम नहीं मिलती, या तो फुल टाइम नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो उसके माफिक नहीं मिलती। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट में तो जॉब ही नहीं मिल रही है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में उसके हिसाब से नहीं मिल रही है या फुल टाइम नहीं मिल रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? डिसगाइज में काम तो फुल कर रहा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे काम तो कर रहा है लेकिन कम काम कर रहा है, और आउटपुट भी आ रहा है लेकिन कम काम के हिसाब से आ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट में अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क है, अंडर एम्प्लॉयमेंट में डिसगाइज में क्या फर्क है, डिसगाइज में और सीजनल में क्या फर्क है, सीजनल में और साइक्लिकल में क्या फर्क है। अभी जो सीजनल साइक्लिकल मैंने बोला, अभी मैंने आपको उधर भी पढ़ाया था बिजनेस में, और बोला था कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा। अरे जहाँ पे साइक्लिकल फैक्टर्स होते हैं और सीजनल फैक्टर्स होते हैं वो मैं पढ़ा रहा था, जब वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पढ़ा रहा था मैं आपको, तो वो चीज है। खैर वो तो बाद में देखेंगे, फिलहाल ये देखो, पहला बुलेट समझ में आया क्या आपको? दूसरा है ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर और सम आवर्स एवरी डे। कह रहे कि अनएम्प्लॉयड जो अंडर एम्प्लॉयड जो बंदा होता है वो या तो क्या रहता है, कुछ महीने क्या रहता है, खाली रहता है, कुछ महीने क्या रहता है, खाली अनएम्प्लॉयड रहता है एक साल में, या क्या रहता है, हर मतलब हर रोज वो क्या रहता है, कुछ घंटे क्या रहता है, खाली रहता है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ऑफ टू काइंड्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट बच्चों कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट और एक इनविजिबल। अब ये क्या होता है ये हम कल देखेंगे, और मेरे ख्याल कल की क्लासेस में